दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अब दिलकुशा कोठी और सामने एंट्रेंस है। तो अभी आपको अंदर चल के एक एक चीज़ बारीकी से हम दिखाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अकबर अहमद और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज हमें लखनऊ में कैंट एरिया में स्थित हम आपको ले चलते हैं दिलकुशा कोठी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस सफ़र की। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अब दिलकुशा कोठी और सामने एंट्रेंस है। तो अभी आपको अंदर चल के एक एक चीज़ बारीकी से हम दिखाते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जितना ज़्यादा मैं इसका इतिहास बता पाऊँ, आप सबको बताऊं, इसकी हिस्ट्री बताऊं। तो बस चलते हैं हम दिलकुशा कोठी। और जैसे ही आप एंटर करते हो तो आपको दरवाजे के जस्ट बगल में ये आपको पूरा मैप मिल जाएगा। इस मैप के सहारे आप पूरे दिलकुशा कोठी को विज़िट कर सकते हो। कहाँ पे कौन सी चीज़ है वो आप देख सकते हो। तो चलिए हम इस वक्त आप पहुँचे हैं दिलकुशा कोठी में और जानते हैं कि आखिर इस दिलकुशा कोठी की ज़रूरत क्यों पड़ी। पुराने लोग बताते हैं कि जब नवाब साहब शिकार करने जाते थे और उनको आराम करने की ज़रूरत होती थी तो वहाँ पे जंगल के बीचों बीच कोई भी एक ऐसा प्लेस नहीं था जहाँ पे वो शिकार के बाद आराम कर सके। बस उनके जहन में ख्याल आया, क्यों ना जंगल के बीचों बीच एक ऐसा पैलेस या एक ऐसी कोठी बनवाई जाए जहाँ पे हम शिकार के बाद आराम कर सकें। तो वहीं से इस कोठी का निर्माण शुरू हुआ और जिसका नाम रखा गया दिलकुशा कोठी, यानी कि दिल को आराम देने वाली कोठी। और इस कोठी का दूसरा नाम भी है जिसे कहते हैं नवाबों का शिकारागाह। वो शिकारागाह क्यों पड़ा? क्योंकि जब नवाब अपनी सैन्य शक्ति के साथ यहाँ आते थे, शिकार करते थे, उसके बाद इसी कोठी में आराम करते थे, जिसके बाद इस कोठी का दूसरा नाम पड़ा नवाबों का शिकारागाह। आइए इस कोठी के इतिहास को और नज़दीक से जानते हैं। इस भव्य कोठी का निर्माण नवाब सआदत अली खान ने 1997 से 1814 ईस्वी के अपने शासनकाल में परंपरागत इंग्लिश बारोक शैली में लखौरी ईंटों से कराया गया था। इस पर चूने का प्लास्टर और चूने और दाल से मिलके बने मसाले से इस पर जो नक्काशी है वो कराई गई थी। ब्रिटिश रेजिडेंट के नवाब साहब के बहुत ही ख़ास मित्र थे जिनका नाम था गोर अलौजी, जिन्होंने इसका पूरा प्रारूप तैयार। और जो दिलकुशा कोठी की जो डिज़ाइन है उसमें नॉर्थम्बरलैंड यानी कि इंग्लैंड में स्थित एक सीतन दिलावर हॉल है जिसमें इसकी एकदम हूबहू इस पर छाप मिलती है। यह भवन अवध के नवाबों के लिए शिकारागाह के रूप में भी था और साथ ही साथ गर्मियों के लिए भी आरामगाह था। इस कोठी के सभी कोनों को मीनारों से सुसज्जित किया गया था जिनमें घुमावदार सीढ़ियाँ निर्मित थी और साथ ही साथ मुख्य द्वार तक जाने के लिए एक बड़ी सी सीढ़ियाँ बनाई गई थी। और यह आपका यहाँ से मुख्य बिल्डिंग शुरू होती है और ये जो आप चार खंभे देख रहे हैं, यहाँ पे ये चार पूरे पिलर थे जहाँ पे एक बड़ा सा गेट था जो कि अब
जर्जर हो चुका है, अब ख़त्म हो चुका है। और ये आपका मुख्य द्वार है जो ये देख रहे हैं, जहाँ पे अभी भी लकड़ी का जो कब्ज़ा है वो लगा हुआ है। और इस कब्जे से यानी कि जब इस मुख्य द्वार से आप नीचे की तरफ देखेंगे तो एक बड़ा सा हॉल है जिसके अगल बगल एक लंबी लंबी दीवारें हैं। आई थिंक यहाँ पे जब उस टाइम पे ये प्रॉपर अपने स्वरूप में होगा तो यहाँ पे कमरे होंगे और बीच में कोई भी अगर प्रोग्राम हो रहा है या कुछ चीज़ ऐसी हो रही है तो उसके लिए है। और अब हम कोठी के किनारे की तरफ हैं जहाँ पे ये आप ये राउंडेड ये जो देख रहे हैं, जैसे हम चबूतरा भी छोटा सा बोल सकते हैं, पर ये चबूतरा नहीं है। इस पे ये मीनारें रखी हुआ थी। अभी भी देखिए 2 हमारे जो लंबे लंबे पिलर हैं जो कि दीवार से चिपके हुए हैं, ऐसा है। अभी हम इसके बैक साइड जाके भी चीज़ें दिखाएंगे। और जिसको बनाने में आज इतनी ज़्यादा मशक्क़त होती, इतनी मेहनत लगती है, और आई थिंक कि ऐसा एग्जैक्टली डिज़ाइन आज भी नहीं बन पाता है। ये आज से तकरीबन 200 साल पहले ऐसा डिज़ाइन तैयार किया गया था। तो अभी भी इसकी जो ऊंची ऊंची दीवारें हैं वो मौजूद हैं। और ये उस ज़माने में 3 से 4 मंजिला इमारत रही होगी। और इसका रख रखाव होता है। यहाँ पे अभी प्लास्टर है, लेकिन इसकी जो बैक साइड का है वहाँ पे प्लास्टर नहीं है क्योंकि काफ़ी वक्त से काम नहीं हुआ है इस पर। और ये जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं, ये दरवाज़ा उसी तरफ जाता है जो हमने अभी आपको ऊपर से दिखाया, जहाँ पे हमें एक बड़ा सा सहन, एक बड़ा सा हॉल दिख रहा था। और अभी ये बंद है, इस पर ताला लगा हुआ है। और हम आ गए हैं कोठी के बैक साइड पे। तो अगर आप बैक साइड पे देखेंगे तो अभी इसमें कुछ जो पिलर हैं वो जर्जर हो चुके हैं, टूट चुके हैं, आधे बचे हुए हैं। और ये पूरा लखौरी ईंटों से बना हुआ है। जो बीच के ये बड़े बड़े दरवाजे हैं, इससे आप इस कोठी की भव्यता का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये उस टाइम पे अपने जब स्वरूप में होगी, अपने जब असली रूप में होगी तो कितनी भव्य होगी ये इमारत। और अगर हम यहाँ से इस कोठी को देखें तो ये एक लंबी शायद 3 से 4 मंजिला इमारत रही होगी, लेकिन इसका जो अधिकांश भाग है वो अभी भी उसी मौजूदा हाल में स्थित है जैसा कि आज से तकरीबन 200 साल पहले था। ये पूरी की पूरी इमारत यूरोपियन शैली में बनाई गई है। जब अंग्रेज़ आए तो अपने साथ में अपने वहाँ का आर्किटेक्ट भी लाए। तो लखनऊ में इस तरीके से बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जहाँ पे आपको रोमन, यूरोपियन और अलग अलग देशों की शैली के मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे। 1927 ईस्वी से लेकर 1937 ईस्वी तक नवाब नासरुद्दीन हैदर ने अपने रुचि के अनुरूप इस महल में कई परिवर्तन किए। और उसके सामने एक महल और है, एक बिल्डिंग और है। तो आइए अब हम चलते हैं इस सामने वाली बिल्डिंग में और उसका इतिहास और उसकी भी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। इस भवन को कहते हैं उत्तर पूर्वी भवन, जिसका निर्माण नवाब वाजिद अली शाह ने 1847 से 1856 ईस्वी के बीच किया। इस भवन का प्रयोग नवाब वाजिद अली शाह अपने सैन्य अभ्यास के लिए प्रयोग में लाते थे, जिसके बाद अंग्रेज़ों को घोर आपत्ति हुई और उन्होंने अपनी आपत्ति प्रकट की और इस अभ्यास को पूर्ण रूप से बंद करने को कहा। जिसके बाद नवाब वाजिद अली शाह ने पूरी तरह से उनकी इस आपत्ति को नकार दिया और कहा कि नहीं, हमारी सैन्य अभ्यास यहीं इसी जगह होगी। और ये पूरी की पूरी इमारत लखौरी ईंटों से चूने दाल के मसाले से यूरोपीय शैली में बनाई गई है। उस ज़माने में नवाब वाजिद अली शाह यहाँ पे शिकार करने भी आते थे और अपने सैन्य शक्ति के अभ्यास के लिए भी आते थे। और ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये इसी बिल्डिंग के, जिसे कहते हैं उत्तर पूर्वी भवन, बिल्डिंग के राइट साइड का पोर्शन है। और इससे आप देखेंगे तो पूरा आपको यूरोपीय शैली में ये बना हुआ दिखेगा, जिसमें 4 पिलर हैं, जिस पर ये एक बड़ा सा गेट रखा हुआ। और आज भी ये आपको यूरोपीय और रोमन शैली का एहसास कराता है। और ये आपको दर्शाता है कि जो आज से 200 से 300 साल पहले जो इमारतें, जो बिल्डिंगें जो बनी थी, उनका जोड़ आज भी हम नहीं निकाल पा रहे हैं। ऐसी बिल्डिंगें हम आज भी नहीं बना पा रहे हैं। और ये आपकी पूरी बिल्डिंग है, इसके राइट और लेफ़्ट में सेम डिज़ाइन है। 4 पिलर पे बड़े बड़े गेट रखे हुए हैं। और ये आपका इसका फ्रंट का डिज़ाइन है, ये इसके साइड का है। और आप देखेंगे कि कितनी बारीकी से जो इसकी चूने की चुनाई हुई है,
जिसमें एक भी आपको कहीं भी दरार या कहीं भी खालीपन नहीं दिखेगा। और ये नीचे की तरफ जो आप ये देख रहे हैं बड़े बड़े दरवाजे हैं, और ये 4 पिलर पे 4 खंभों पे ये जो मेन गेट है ये रखा गया है, जो अभी बंद कर दिया गया है आम जनता के लिए। पहले ये ओपन था, लेकिन फिर इसके रख रखाव की वजह से इसको बंद कर दिया गया। और ये आपकी मेन कोठी है। और अब हम चलते हैं इस कोठी के बैक साइड पे और देखते हैं कि इसके बैक साइड का आर्किटेक्ट कैसा है, इसके बैक साइड की जगह कैसी है, इसके बैक साइड की चीज़ें अभी भी कितनी मौजूद हैं। तो ये है दिलकुशा कोठी के पूरे बैक साइड का, और जैसा फ्रंट पे डिज़ाइन है वैसा ही आपका बैक पे है। कुछ चीज़ें बैक पे अभी भी सही सलामत है, जो 1857 में जब अंग्रेज़ों द्वारा यहाँ पे लड़ाई की गई तो दोनों ही बिल्डिंगों को बहुत क्षति पहुँची। और ये बैक साइड में ये आप बड़ा सा होल देख रहे हैं, शायद में भी हो सकता है कि यहाँ पे कोई सुरंग रही हो, लेकिन उसके बाद फिर जब ये लड़ाइयाँ हुई और ये चीज़ें ये संरक्षित में आया, उसके बाद ये सुरंगों को बंद कर दिया गया। और एक तरफ देखिए प्लास्टर था और इस तरफ प्लास्टर नहीं, उसके बाद भी आप इसके जो चुनाई है वो देख सकते हैं। और ये बड़ी सी एक मीनार है, चतुर्भुजा मीनार है, और इसमें एक गेट है। और ये देखिए प्रॉपर अगर इस पर अभी ये काम चालू है, मरम्मत का काम चालू है। और ये देखिए ये जस्ट इसके पीछे का साइड है, जो आप बड़े बड़े गेट बड़ी बड़ी विंडोज़ देख रहे थे, उसमें देखिए अभी भी ये पूरा का पूरा यूरोपीय स्टाइल में भी मौजूद है। या आप विंडो के ऊपर को जो वो आप त्रिभुजाकार में आप वो डिज़ाइन देख रहे हैं, ये बेसिकली आपको दर्शाता है कि रोमन शैली का है, ये यूरोपीय शैली का है। और आप ये देखिए अभी भी जो ये आपके पिलर हैं वो आधे जर्जर हो चुके हैं, टूट चुके हैं। और ये किस ज़माने से तकरीबन 200 साल से ये अभी भी उसी हाल पे है। और आप ये पूरा इसके बैक साइड का है, आपने वो जो एरिया देखा है वो पूरा फ्रंट का एरिया है। और ये बैक साइड का शायद आप इस चैनल के माध्यम से इसका जो बैक का एरिया है वो देख पाएँ। और बिल्डिंग की किनारे की तरफ 2 बड़ी समाधियां हैं, और जो पहली समाधि है वो 18वीं बंगाल नेटिल इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट चार्ल्स कीथ डैशवुड की है, जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल A.L.U. डैशवुड के तृतीय पुत्र थे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों के साथ हुए युद्ध में दिलकुशा कोठी में 22 नवंबर 1857 को 19 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद इनकी जो समाधि है वो यहीं पे बना दी गई। और ऐसी बहुत सारी समाधियां हैं जहाँ पे जैसे एक रेजिडेंसी है, वहाँ का भी हम बहुत जल्द आपके सामने ब्लॉग लाएंगे। वहाँ पे भी ऐसी तमाम, जब 1847 ईस्वी में जंग हुई, लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, उसमें जितने भी उनके अधिकारी थे जो कि जिनकी मृत्यु हुई, वहाँ पे उनकी समाधि बना दी गई है। इस समाधि के आप सामने देखेंगे ये। और अब हम चल रहे हैं ये गेट के पास, 2 चबूतरे हैं, एक राइट पे और एक लेफ़्ट पे। तो उस वक्त पे जो हमारा आर्किटेक्ट था, जो यूरोपीय शैली में आर्किटेक्ट बनाया जाता था, उसमें मोस्टली ऐसा किया जाता था कि गेट के अगल या बगल हम या तो इमारतें या तो टॉम बनाते थे या फिर आपका चबूतरे बनाते थे। तो दिलकुशा कोठी में ये 2 बड़े चबूतरे हैं, एक चबूतरा ये है और अभी भी उसी मौजूदा हाल में स्थित है जिस मौजूदा हाल में ये बनाया गया था। और इसके जस्ट सामने अगर आप देखेंगे तो एक चबूतरा और है, और ये पूरा हमारा परिसर है। आप ये एक बिल्डिंग ये है और एक ये सामने जिसे हम कहते हैं उत्तर पूर्वी भवन। और इस गेट के इस चबूतरे के बगल से ये बाउंड्री है जो कि पूरे दिलकुशा गार्डन को, पूरे दिलकुशा कोठी को घेरती है। और इसके आप जो बाहर का जो पूरा एरिया है वो कैंट एरिया है, जो आर्मी रेजिडेंस है वो सब रहते हैं यहाँ पे। और ये देखिए अभी भी ये उसी डिज़ाइन में, उसी मौजूदा हाल में स्थित है। और ये गेट है, और गेट के जस्ट सामने आप देखेंगे तो ये आपका दूसरा चबूतरा है जो कि उसी साइज़ का, उसी डिज़ाइन का, उसी आकार का बनाया गया है। और अगर आप कभी आप लखनऊ आते हैं तो एक बारी ज़रूर विज़िट करिएगा। तो दोस्तों ये था पूरा व्लॉग दिलकुशा कोठी का, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। और अगर आप भी आगे और ऐसे हिस्टोरिकल इमारतें या फिर इस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लोर कराना चाह रहे हैं तो कमेंट करके जल्दी से बताइए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारे जितने भी लेटेस्ट अपडेट हों वो आप तक पहुँच जाएँ। और इसमें क्या चीज़ आपको अच्छी लगी, कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा है, वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ फिर किसी दिन।